बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑडिट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये भी बेसिक जो कंसेप्ट हैं ऑडिट के उसी के मुतालिक ही है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। अगर ऑडिटिंग के नुकसानात होते हैं तो फिर ऑडिट किया क्यों जाता है, ये भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिसकी वजह से लॉस भी बियर करना पड़ता है किसी बिज़नेस को। इट्स मीन के बिज़नेस ऐसी जो एक्टिविटी करती है जिसमें उसको कुछ लॉस भी बियर करना पड़े फिर भी वो काम करे, तो इट्स मीन कि उसके बेनिफिट्स जो है वो लॉसेस से ज़्यादा हैं। तो अभी वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। Advantages of an audit. We have seen that the need for an external audit in the case of companies arises primarily from the existence of split up of ownership from control. कि ऑडिट क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के बिज़नेस के मालिकान अलग होते हैं और उसको कंट्रोल करने वाले अलग होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब मालिक कोई और हो, कंट्रोल कोई और कर रहा हो, उसके जो डिसीजंस हैं कोई और कर रहा हो, तो जो उसके ऑनर्स हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आया कि उस जो बिज़नेस है जो उनके रुपए पैसे से लगा के चल रहा है वो सही तरीके से डिसीजन किए जा रहे हैं या नहीं, उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस सही तरीके से है या नहीं। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो बिज़नेस के ऑनर्स होते हैं वो ऑडिट करवाते हैं। ऑडिटर भी बिज़नेस के जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक्चुअली वही उसके ऑनर्स होते हैं, तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं वही ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही होती है तो उसी में ही जो है ऑडिटर को रखा जाता है और वो बिज़नेस की जो ऑपरेशन है उसकी परफॉर्मेंस है उसको देखता है, चेक करता है, जितना पिछले साल में उस मैनेजमेंट ने सारी अपनी वर्किंग की। तो जिस तरीके से शेयर होल्डर्स मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने बिज़नेस के बारे में जानना चाहते होते हैं, तो जो भी वो इंफॉर्मेशन जानना चाहें वो ऑडिटर को कहते हैं और ऑडिटर उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिज़नेस का ऑडिट करता है। इसलिए ऑडिट की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मतलब स्पेशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ख़ास मकसद हो, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ को देखना हो तो परचेज़ का ऑडिट किया जा सकता है, सेल्स का ऑडिट करना हो तो सेल्स का किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट करना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो ये जो ऑडिट है ये स्पेशल ऑडिट होता है जो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को देखे। अगर ओवरऑल हो तो वो कंपनी की या बिज़नेस की ओवरऑल सारी उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी सारी कुछ जो फिनेंशियल उसके परफॉर्मेंस होती है उसको अकाउंट फॉर कर रहा होता है। इससे नेक्स्ट है, देयर आर हाउ एवर सर्टन एडवांटेजेस इन हैविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड इवन वेयर नो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट। अगर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट ना भी हो तो फिनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑडिट करने से बिज़नेस को इटसेल्फ भी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है वो भी आगे चल के हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। फॉर सच एन ऑडिट इन द केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप, अगर सिंगल बिज़नेस हो, सिंगल ऑनर का बिज़नेस हो, पार्टनरशिप का बिजनेस ऑडिट हो और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों तो उनके ऑडिट के बारे में क्या कहते हैं। These advantages can be summarized as follows. ऑडिट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, डिस्प्यूट्स बिटवीन मैनेजर मे बी मोर ईज़िली सेटल्ड। जो बिज़नेस के मैनेजमेंट है और जो बिज़नेस के ऑनर्स हैं उनके दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ऑडिट से पता चल जाता है और उसको सेटल किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस
Partnership which has complicated profit sharing arrangements may require an independent examination of those accounts to ensure as far as possible and accurate assessment and distribution of the profits. फ़र्ज़ किया कोई पार्टनरशिप फर्म बनी और जो दोनों शेयर होल्डर हैं या 3 हैं या जितने भी हैं उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट आ गया कि प्रॉफिट किस हिसाब से शेयर करना चाहिए, तो जो ऑडिटर है अगर वो उसका ऑडिट करेगा तो वो सारी चीज़ें देखेगा कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, किसने कितना बिज़नेस को टाइम दिया, तो उस हिसाब से जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जो पार्टनरशिप डीड होगा उसके तनाज़ुर में जो ऑडिटर है वो डिसाइड कर देगा, वो बता देगा कि किसका कितना प्रॉफिट बनता है। तो ऑडिट करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और प्रॉफिट शेयरिंग की या कोई भी और इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर की जा सकती है। इससे नेक्स्ट है मेजर चेंजेस इन ऑनरशिप में बी facilitated if past accounts contain an independent audit report। अगर पिछले जो ऑडिट किया गया था उस पर इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर की मौजूद है। फॉर इंस्टेंस वेयर नो सोल ट्रेडर्स मर्ज देयर बिजनेस वेयर टू सोल ट्रेडर मर्ज देयर बिजनेस टू फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप। अगर फर्ज के दो सोल प्रोप्राइटर थे और वो अपने पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं दोनों मिलके, तो उनकी अलग से पहले की जो ऑडिट की हुई रिपोर्ट होगी दोनों की, अगर उसकी रोशनी में देख के तो आने वाली जो फर्म का एग्रीमेंट है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो उनको क्लियर हो जाएगा कि उनकी अभी की क्या पोजीशन है और आने वाले बिज़नेस में जो फ़ायदा होगा उसको कैसे शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सी एप्लीकेशन टू लीडर्स financial institutions for financial may be strengthened by the submission of audited accounts। फ़र्ज़ किया कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या कोई बिज़नेस है, वो अपने अकाउंट्स के ऑडिट करवाता है, तो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास है। अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और उस बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंशन के लिए मज़ीद कुछ पैसे चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, तो वो किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि लाइक बैंक वगैरह के पास जाके या किसी लैंडर के पास जाके अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड हैं वो दिखा के जो है वो लोन रेज़ कर सकता है। क्योंकि जो बैंक होता है वो ब्लाइंडली लोन नहीं देता, बल्कि वो ऐसी जगह पे लोन देता है कि जो बारोअर है वो जब पेमेंट का टाइम आए तो पे भी कर सके। तो इसलिए जो ऑडिटर की जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक किस्म की उसके लिए अथेंटिकेशन होती है कि ये बिज़नेस इस पोजीशन में है कि फ्यूचर में अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है। However, do remember that a bank, for instance, is likely to be far more concerned about the future of the business and available security than by the past historical accounts audited or otherwise। लेकिन इसके साथ साथ जो एक तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होगी वो भी बैंक देखेगा, लेकिन इसके अलावा बैंक ये भी देखेगा कि फ्यूचर में वो मीट भी करता है या नहीं। आया कि ये इसकी जो हिस्ट्री है बिज़नेस की वो ये शो कर रही है इसका प्रॉफिट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये कहीं ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा। पिछले साल के प्रॉफिट देख लेने के बाद अगर वो लोन दे देगा और फ्यूचर को कंसिडर नहीं करेगा तो ये भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसलिए जो बैंक है वो ये भी देखेगा कि आने वाले पीरियड में भी ये बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट है द ऑडिट इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द बिजनेस एंड सो मे एनेबल द ऑडिटर टू गिव मोर constructive advice to the management on improving the efficiency of the business। जो ऑडिटर है वो सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं बल्कि उसका डीपली एग्जामिन करता है, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखता है, और उसके अलावा जो ऑडिटर है उससे अगर मांगी जाए तो वो एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, क्योंकि वो बिज़नेस की ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देख के वो अपनी जो है फिनेंशियल उसका बैकग्राउंड होता है उसको इस काबिल बना देता है कि वो बिज़नेस के बारे में देख सकता है कि ये फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कहीं पे कोई रिस्क असेसमेंट वो फाइंड करता है तो उसको चाहिए कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो सजेस्ट करे कि आप जो आने वाले रिस्क को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि ज़िंदगी में बाकी मामलात होते हैं,
ऑडिट्स आर नॉट इंटायरली विदाउट डिसएडवांटेज। ऑडिट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान भी है। देयर आर टू मेन पॉइंट्स टू मेक हेयर। मेन क्या नुकसान हैं, वो है द ऑडिट फ़ी। जो ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता, ना वो इसका बिज़नेस का एम्प्लॉय होता है। अगर फालतू एम्प्लॉय भी हो तो वो भी एम्प्लॉय को भी सैलरी देना पड़ती है, लेकिन वो एक्सटर्नल जो ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो बल्कि सिर्फ टास्क बेस काम करता है, जो उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है और वो आके ऑडिट करता है। तो जितना अच्छा ऑडिटर होगा उतनी अच्छी फ़ीस मांगेगा, और जितनी वो ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ेगी उतना ही वो कॉस्टली पड़ेगा। तो लिहाजा जो फ़ी पे करना है ये भी बिज़नेस पे एक बर्डन होता है। तो ये तो एक नुकसान है ही फिनेंशियली। अगर उसका फ्यूचर में चल के फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन करंटली जब उसको फ़ी पे करना पड़ती है तो लॉस होता है। क्लियरली द सर्विसेज ऑफ एन ऑडिटर मस्ट बी पेड फॉर, कि ऑडिटर जो काम करेगा उसके लिए हमें पेमेंट करना ही पड़ेगी। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट फ्यू पार्टनरशिप एंड इवन फ्यू sole traders are likely to have their accounts audited। तो इसके बावजूद भी जो है कुछ पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं और जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो भी अपना ऑडिट करवाते तो हैं ही, लेकिन वो जब देखते हैं कि उनको, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट ज़रूरी करार नहीं देता, लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से ऑडिट करवाना चाहें तो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो मैनी जो है ट्रेडर्स, सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप फर्म जो हैं वो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट है द ऑडिट इन्वॉल्व द क्लाइंट, स्टाफ एंड मैनेजमेंट इन गिविंग टाइम टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। जब भी ऑडिट टीम आएगी, ऑडिटर आएगा बिज़नेस का ऑडिट करने के लिए, तो उसका जो स्टाफ है, जिस ऑफिस में जाएंगे, जिस एरिया में वो जाएंगे ऑडिट के लिए, तो वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, उसको टाइम देना पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब ये है कि वो बिज़नेस का काम नहीं कर पाएंगे। बिज़नेस का काम नहीं कर पाएंगे तो बिज़नेस को लॉस है, क्योंकि बिज़नेस तो उनको सैलरी दे ही रही है, अगर वो काम करें या ना करें। नहीं करेंगे तो बिज़नेस को लॉस है। और इसके अलावा जब वो उनको रिकॉर्ड वगैरह देते हैं तो उसका जो है काम करने का काम बिल्कुल रुक जाता है, और ये भी एक लॉस होता है, या जो रूटीन की चीज़ें चल रही होती हैं उनमें भी डिले हो सकता है। तो इस तरह ये भी एक लॉस है। प्रोफेशनल ऑडिटर्स शुड देयरफॉर प्लान देयर ऑडिट केयरफुली टू मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन विच देयर वर्क विल काज। तो जो अच्छा ऑडिटर है वो अच्छा प्लान करता है ताकि वो इस अंदाज से अपने काम को लेकर चले कि बिज़नेस का जो है रूटीन का वर्क जो है, या जो प्रायोरिटी बेसिस वर्क है, वो डिस्टर्ब ना हो और वो चलता रहे। नेक्स्ट आता है जी, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिट। जब एक बिज़नेस ने ऑडिट करवाना है तो उसके लिए स्टेजेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, कि वो कैसे ऑडिट के सारे मराहिल जो तय होंगे, और अल्टीमेटली जो ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा उस बिज़नेस के बारे में। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर कैसे होता है, स्टेप्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं, ये सारा का सारा इस सेशन में हम कवर करने लगे हैं। ऑडिटिंग इज़ इसेंशियली ए प्रैक्टिकल टास्क। ऑडिट जो है ये एक ज़रूरी काम है जो करना बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है। द ऑडिटर ऑलवेज नीड्स टू रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट। तो जो ऑडिटर है वो अब उस बिज़नेस के बारे में बताता है कि इसके हालात क्या हैं और इसकी क्या पोजीशन है जिस बिज़नेस का वो ऑडिट करने जा रहा है। इट इज़ अनलाइकली दैट एनी टू ऑडिट असाइनमेंट्स विल एवर आइडेंटिकल। अब ये भी नहीं होता कि लास्ट ईयर जब ऑडिटर आया था तो जैसे जैसे उसने काम किया था अब आने जो करंट पीरियड है उसमें भी वही काम करे। ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि हर दफ़ा बिज़नेस की जो ऑपरेशन का नेचर है वो बदलता है। इसलिए हर दफ़ा जब भी ऑडिटर आएगा वो हालात के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा और ऑडिट कंडक्ट करेगा। लिहाजा हर साल जब भी आता है तो ऑडिटर को अलग से अपनी वर्किंग करना पड़ती है और बिज़नेस का ऑडिट करना पड़ता है। इट इज़ हाउ एवर पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड
स्टेजेस इन टिपिकल एक्सटर्नल ऑडिट। हाँ, ये बात मुमकिन है कि मेन एरियाज, मेन स्टेप्स जो है वो ऑडिटर डिटरमिन कर सकता है कि जब वो आएगा तो क्या क्या काम करेगा। वो जो मेन स्टेप्स हैं उनको तो हम कर सकते हैं कि प्लानिंग फेज़ है, एग्जीक्यूशन है, या उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्टिंग का सारा मामला आता है, ये मेन स्टेप्स में तो कर सकता है कि ये फ़ेज़ है, फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि पहले ये किया था हम, अब भी सेम टू सेम वही करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होगा। दीज आर एज फॉलो। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। जब एक बिज़नेस प्लान करता है कि हमने अपने बिज़नेस का ऑडिट करवाना है, तो वो देखता है कि हमने कौन सा ऑडिट करवाना है। आया कि हमने पूरे साल की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उनको चेक करवाना है, आया कि कोई बैंक से लोन लेने के लिए स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है वो देखने के लिए ऑडिट करवाना है, या जो शेयर होल्डर्स ऑफ द बिज़नेस हैं वो कोई स्पेशल ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, या कोई एसेट्स का ऑडिट करना चाह रहे हैं। तो जो भी मकसद होगा उस मकसद के लिए वो देखेंगे कौन सा एक्सपर्ट मार्केट में ऑडिटर अवेलेबल है, फिर उससे कांटेक्ट करेंगे। जब एग्रीमेंट दोनों का आपस में टर्म एंड कंडीशन जो है फाइनल हो जाएंगी तो वो उसको अपॉइंट करेंगे। जो भी बिज़नेस का प्रॉपर तरीक़ेकार है एज़ पर उसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, या जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तरीक़ेकार बताता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का, तो उस तरीके से वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इसके बाद एंगेजमेंट लेटर उसको इशू किया जाएगा ऑडिटर को कि आप कब किस डेट से ऑडिट करेंगे। इसके बाद जब उसको लेटर मिल जाता है तो ऑडिटर उस टाइम में आ जाता है और अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। इनिशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देता है कि मैंने अब जब ऑडिटर को पता रहता है कि मैंने इस डेट को जाके ऑडिट करना है इस फर्म का, तो वो ज़रूरी है कि प्लान करे अपने ऑडिट को कि वो बिज़नेस किस नेचर का है, उसके काम क्या क्या हो रहे हैं, और जो ऑडिट वो करने जा रहा है उसका अल्टीमेटली मकसद क्या है। तो ऑडिटर के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग में वो क्या क्या काम करेगा बिज़नेस के मुतालिक, ये करेगा कि वो नॉलेज ऑफ द बिज़नेस, यानी कि जो जब बिज़नेस इस्टेब्लिश हुआ, जो उसकी एग्रीमेंट हुआ, जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके बाद जो भी उसके प्रमोशन स्टेज या जितनी भी थे उसके शेयर होल्डर या प्रॉस्पेक्टस में जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन है या हिस्ट्री दी हुई है, पॉलिसीज़ क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, वो सारे के सारे बिज़नेस के बारे में पढ़ेगा, ताकि वो बिज़नेस के बारे में नॉलेज गेन करे कि ये बिज़नेस किस मकसद के लिए कब बना, इसके शेयर होल्डर कौन से हैं, कितने शेयर्स फ्लोट हुए, कितना इसमें कैश आया, शेयर्स कितने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। जब वो ये सारा काम कर लेगा, इसी दौरान वो रिस्क असेस करेगा कि ये किस नेचर का बिज़नेस है और इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। रिस्क का मतलब है कि रिस्क कोई फ्रॉड, कोई एम्बिजलमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या इस तरह के कोई भी जो है जो बिज़नेस को प्रॉपरली अगर रन नहीं किया गया, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या जो रूल्स इसके बनाए गए थे उनको कहाँ पे फॉलो करना मुश्किल था, तो जो है कंप्लायंस ऑडिट वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इस आइडेंटिफाई करने को कहते हैं रिस्क असेसमेंट, कि असेस करना कि कहाँ पे किसी चीज़ का रिस्क मौजूद है। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल रिव्यू, कि वो देखेगा कि इस बिज़नेस का नेचर क्या है और इसमें एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। अगर परचेजिंग का सिस्टम है तो ये तो नहीं है कि परचेजिंग सारी की सारी पावर एक इंडिविजुअल को दे दी गई है। अगर इस तरह का केस होगा तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा वो जो है ऑडिटर कंफर्म करेगा कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, कि इंटरनल कंट्रोल वीक नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो इट्स मीन कि वहाँ पे भी जो है रिस्क ज़्यादा है, कोई भी जो है लॉसेस होने के या एम्बेजलमेंट, थेफ्ट वगैरह होने के चांस ज़्यादा हैं। तो वो रिव्यू करेगा कि बिज़नेस के ओवरऑल जो है इंटरनल कंट्रोल, यानी कि जो है अंदर की देखभाल का मामला कैसे है कि कहीं कोई लॉस ना हो। तो ये सारे के सारे जो है ऑडिटर देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोल प्रोसीजर्स, अथॉरिटीज़, अप्रूवल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो कंट्रोल प्रोसीजर देखेगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल मौजूद हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। फ़र्ज़ किया एक बंदे को कोई चीज़ चाहिए, आया कि उसके पास पावर है कि उसको
उतनी ही कैश दे दिया जाए और जाके खुद परचेज़ करके लेके आ जाए। इस तरह का अगर तरीक़ेकार है तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वन हैंड कोई भी डिसीजन बिज़नेस में नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर किसी की है तो वो अपनी रिक्वेजिशन भेजे, उससे फर्दर कोई अगली अथॉरिटी ले, अथॉरिटी लेने के बाद जो है उसको अलग से प्रोक्योरमेंट हो रही हो, प्रोक्योरमेंट के बाद रिसीविंग का अलग से मामला हो, रिसीविंग के बाद जो है हैंडलिंग का मामला अलग किसी हैंड में हो। तो इस तरह के जो है वो ऑडिटर कंट्रोल प्रोसीजर को डिटरमिन करता है। ये सारा कुछ काम कर लेने के बाद जो है इनिशियल प्लानिंग वाला जो फेज़ है, जब ऑडिटर का ओके हो जाता है, फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर करेगा ये कि प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, कि ऑडिट को फेज़ वाइज कैसे करेगा। डे 1 में क्या काम उसका है, 2 में, 3 में, 4 में, अगर पूरे मंथ का है तो पहले 10 दिनों में क्या काम करेगा, अगले 10 दिनों में क्या काम करेगा, और अगले 10 दिनों में काम को कैसे समराइज़ करेगा। ये सारी के सारा उसका ऑडिट का प्लान होगा। इसके बाद जो है अकाउंटिंग सिस्टम रिव्यू, कि इस बिज़नेस की नेचर क्या है और इस पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग कौन कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं, और इसके अलावा कंपनी ऑर्डिनेंस इसके बारे में क्या कहती है, इसको कौन कौन से जो है पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, आया जो अप्लाई होंगे वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। ये सारे का सारा जो है अकाउंटिंग सिस्टम को ऑडिटर रिव्यू करेगा। इसके बाद है एनालिटिकल रिव्यू टेक्निक्स, मुख्तलिफ जो है कंप्लायंस का कंप्लायंस मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो करना है तो इस तरह का जो ऑडिट होता है उसको कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल टेस्ट प्रोसीजर, जो है कंट्रोल टेस्ट किस तरह चेक करने हैं, उनको अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है, वो जो प्रोसीजर्स हैं उनको देखना, लाइक परचेजिंग आर अकॉर्डिंग टू दी कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड। तो ये सारे का सारा एनालिटिकल रिव्यू करेगा बिज़नेस का, कि बिज़नेस की ओवरऑल जो है एनालिसिस करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पास्ट में क्या थी, अब क्या है, और फ्यूचर में इसके क्या कुछ प्लान्स हैं। और इस तरह की ही जो दूसरी इसके पैरेलल बिजनेसेस चल रही हैं इसी नेचर की, उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो ये सारे का सारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल एनालिसिस जो होता है, जो डाटा कंपनी का होता है या बिज़नेस का होता है, तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको कहते हैं एनालिसिस। और ये जो एनालिटिकल रिव्यू है, इससे वो पोजीशन पे पहुंच जाता है कि अगर ओवर परफॉर्म कर रही है दूसरी बिजनेसेस के बारे की निस्बत, तो ये अच्छा इम्पैक्ट होगा उसका कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो ऑडिटर सेटिस्फाई फील करेगा। अगर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसी नेचर की, उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रही, तो वो ऑडिटर है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा कि मामलात क्या हैं, आया कि इसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया गया, इसकी मैनेजमेंट में कोई वीकनेस है, तो क्या है वो मतलब खोज लगाना शुरू कर देगा, तो वो उसको कहीं ना कहीं उसके वीक एरियाज़ नज़र आ जाएंगे। इसके बाद है कंसीडरिंग द वेज इन विच ऑडिट एविडेंस कैन बी सॉट। सबसे जो मेन काम होता है ऑडिटर जब बिज़नेस का ऑडिट कर रहा होता है, तो उसने क्या करना होता है, उसने अपनी जो चीज़ें देख रहा होता है उसने देखना होता है कि बिज़नेस के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जा रहा है, बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं अच्छी। तो वो किस तरह देख सकता है, वो रिकॉर्ड देखता है, चेक करता है, और उस पे उसको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। जो देखने पे अगर सारी चीज़ें ठीक मिलें तो इट्स मीन कि उसके पास जो शवायद आएंगे, जिसको हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं, उन शवायद पे ही वो कहेगा कि ये बिज़नेस सही तरीके से रन किया जा रहा है। अगर फ़र्ज़ किया उसके पास कुछ ऐसी एविडेंस आती है कि कई सारे रूल जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, कई जगह पे जो बिज़नेस की वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इट्स मीन कि वो नेगेटिव उसको एविडेंस मिली है, तो उन एविडेंस की बेस पे ही वो अपनी फर्दर जाके अपनी बताता है कि ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा। तो वो जो बिज़नेस के बारे में वो अपनी राय देता है, तो उसको ओपिनियन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सब्सटेंटिव टेस्टिंग ये होती है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है, या फ़र्ज़ किया बैलेंस शीट में अगर देखें तो टोटल एसेट्स जो शो हो रहे हैं, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या फ़र्दर आ रही हैं, लैंड है, कैपिटल लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, और इस तरीके से जो है टूल मशीनरी वगैरह जितनी भी है, वो सारी चीज़ें देखेगा कि उनका कितनी अमाउंट शो की जा रही है। तो अमाउंट इतनी क्यों शो की जा रही है, ये परचेज़ कब किया गया, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगाई गई, अगर लगाई गई तो क्यों इतनी डेप्रिसिएशन लगाई गई, अगर उसका कहीं लॉस हुआ था तो क्यों लॉस हुआ, किसी के फॉल्ट की वजह से हुआ, अगर फॉल्ट हुआ तो उससे कुछ रिकवरी की गई या नहीं,
अगर की गई तो कितनी की गई। तो ये सारे के सारे जो बैलेंस शीट में अमाउंट शो हो रही होती हैं, तो वहीं से जो है ऑडिटर एक चीज़ लेके उसको रिवर्स में चेक करना शुरू कर देता है कि इसको कैसे इन डिजिट्स पे वो पहुंचा। तो ये जब सारी की सारी तफसील थे देखता देखता, जब वो बिज़नेस में वो चीज़ आई थी, जो एसेट आया था, जब परचेज़ हुआ था, तब तक वो पहुंचता है। तो इस एक चीज़ को पकड़ के इन डिटेल चीज़ देखना उसकी ट्रांजैक्शन को, और उसके साथ जैसे जैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी साल साल चलती रही, इस तरह की चीज़ को चेक करने को ऑडिट की ज़ुबान में सब्सटेंटिव टेस्टिंग कहते हैं। इसके बाद होता है रीज़नेबल एश्योरेंस, यानी कि उसके पास जब ऑडिटर मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक कर रहा होता है, देख रहा होता है, तो उसके पास कई सारे शवाहिद मिलते हैं। शवाहिद नेगेटिव भी कुछ हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा नेगेटिव हैं तो इट्स मीन कि वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। अगर ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कोई वीक एरियाज़ हैं, और जो वीक एरियाज़ हैं वो भी कोई इतने मटेरियल नेचर के नहीं हैं, तो वो क्या कहेगा कि जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है, इट्स मीन कि वो सेटिस्फाई है। तो जब सेटिस्फाई होगा ऑडिटर, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करेगा। तो अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड रिपोर्ट जब भी वो पेश करेगा, तो उससे पहले उसको रीज़नेबल एश्योरेंस गेन करना होता है, यानी कि वो काफ़ी हद तक यकीन कर ले कि ये जो बात लिखने जा रहा है उसके लिए उसके पास सबूत मौजूद हैं। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है, पहले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी, अब की क्या है, और इसमें अगर जो अब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर लो हो रही है तो वजह क्या है उसकी। इसके बाद है प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। ये सारा काम कर लेने के बाद जो है ऑडिटर अपनी राय देता है कि मैंने जो बिज़नेस का ऑडिट किया, इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे नज़र आई, उन नज़र आने वाली चीज़ों पे मेरी राय ये है, मेरी राय पॉजिटिव है, मेरी राय नेगेटिव है। तो वो जो राय देता है उसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। At the stage of considering the ways of seeking audit evidence, the auditor will make a preliminary evaluation of the entity's control system। ये सारा कुछ जो है ऑडिट जब सारी एविडेंस गेन करने के लिए सारा कुछ प्रोसीजर कर रहा होता है, तो वो बिज़नेस का जो है शुरू में एक जो है इवेल्युएशन करने के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है एंटिटी का, वो देख लेता है कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आया कि इंटरनल कंट्रोल मजबूत है या कमज़ोर है। तो वो सारा कुछ ऑडिटर वेरीफाई करेगा प्रिलिमिनरी स्टेज में। इफ़ द कंट्रोल्स आर लाइकली टू लीड ए ट्रू एंड फेयर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर विल टेस्ट दोज कंट्रोल्स। कि जो है इफ़ कंट्रोल्स आर लाइकली टू लीड दी, अगर ऐसे कंट्रोल, फर्ज किया वो एरिया देखना चाहता है परचेजिंग का, कि बिज़नेस का परचेजिंग का प्रोसीजर क्या है। तो जो ऑडिटर है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा, ऐसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिनके मौजूद होने से ये पता चलता है कि बिज़नेस जो है उसमें अगर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होंगे तो वहाँ पे रिस्क नहीं होगा, कोई फ्रॉड का, कोई एम्बिजलमेंट ऑफ एनीथिंग या मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज का तो नहीं होगा, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतने जनरेट किए गए हों और उनको अप्लाई करने का मेकनिज़म भी मौजूद हो। तो अगर ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको जो डिटेल में सारी टेस्टिंग चेकिंग करना नहीं पड़ती, बल्कि वो 2-4 कंट्रोल टेस्ट लगाता है और देखता है कि बिज़नेस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सही एज़ पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाई की जा रही हैं। तो ऑडिटर के लिए काम आसान हो जाता है। तो उसको मज़ीद डिटेल में वो मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने पे उन पे रिलाई किया जा सकता है। दूसरा नंबर आता है इसके बाद, इफ़ दे अपीयर वीक he will not rely on the controls but carry out extensive testing of the transactions and balances which appear in the financial statement by means of substantive procedure। जब वो पहली स्टेज में प्रिलिमिनरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन में वीक हैं, तो फिर वो जो भी उसकी वर्किंग होती है उस पर एतबार नहीं करता, रिलाई नहीं करता कि ये जो लिखा है सब ठीक लिखा है, बल्कि उसको डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज़ बड़ा लेकर सब्सटेंटिव टेस्ट लगाने पड़ते हैं। और फिनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी अमाउंट्स और डिजिट्स शो हो रहे होते हैं
वो उनको कंफर्म करता है कि ये वाकई ठीक है या नहीं ठीक। थर्ड नंबर पे है, इफ़ द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली द ऑडिटर कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग डिस्क्राइब्ड अबव एंड अडॉप्ट ए रिलायंस अप्रोच। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हैं, वो सही तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ऑडिटर का काम का बोझ कम हो जाता है, वो उस सिस्टम पे रिलाई करना शुरू कर देता है। अगर फर्ज किया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फिर उसको एक्सटेंसिव और सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ते हैं। इफ़ नॉट द ऑडिटर विल be forced into a extensive substantive testing approach। इसके बाद है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन। मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था कि ऑडिटर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, ऑडिटर कौन बन सकता है। तो मुख्तलिफ होता है। फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो आप लोग फ़र्ज़ किया ऑडिटर बन के जब जाओगे तो आप लोगों का 2-3 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आपको पिपफा करवाएंगे, यानी कि आपको जो है प्रोफेशनल डिग्री जो है पब्लिक अकाउंटेंट्स की वो करवाई जाएगी, और उसके कर लेने के बाद फर्दर प्रमोशन की जाती है। तो मतलब उनकी प्रोफेशनल, अगर फ़र्ज़ किया आप कोई उस अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो कैरियर में जाके उनका बैकग्राउंड बनाया जाता है और उसको फर्दर कंटिन्यू करवाया जाता है। और जबकि सिविल की जो डिपार्टमेंट्स होती हैं या जो बिजनेसेस होती हैं, तो वो अगर फ़र्ज़ किया सोल प्रोप्राइटर है तो उसके लिए MBA का भी ऑडिटर हो सकता है। अगर फ़र्ज़ किया कोई पार्टनरशिप है तो उसके लिए कोई भी ऑडिटर हो सकता है, और अगर लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए अलग से होगा। अगर कास्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखनी है तो फिर उसके लिए कास्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया कोई पब्लिक कंपनी है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। तो मेन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनका जो ऑडिट होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स करती हैं। मतलब एक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनकी फर्म होती है, वो ऑडिट करते हैं और QCR रेटेड होते हैं वो। तो मेन जो है पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिटर प्रोड्यूस करता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा चल के आगे बात करेंगे। फीचर्स क्या हैं ऑडिटिंग के प्रोफेशंस के साथ, ये इधर आप पढ़ते हैं। इन पाकिस्तान ऑडिटिंग प्रोफेशन इज़ अलाइड विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की, ये इसके साथ मुंसलिक है। यानी कि ICAP जो है ये जो है अकाउंट ऑडिटर्स पैदा करता है। इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961। ये इसका गवर्नमेंट का एक अलग से एक रूल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 का, जिसके ज़रिए ये ऑपरेट किया जाता है। ICAP इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी दैट इंजॉयज ए सेल्फ रेगुलेटरी स्टेटस। इसका अलग से एक अपना स्टेटस है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। इट्स अफेयर्स आर रन बाई कौंसल। इसके जो मामलात हैं वो एक कौंसल बनती है, वो रन करती है, विच इज़ इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। यानी कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ से कर चुके होते हैं वो वोटिंग करने के बाद एक अपनी कौंसल मुंतखब करते हैं और वो कौंसल इसको चलाती है। ओनली दोज मेंबर्स ऑफ द ICAP आर एलिजिबल फॉर डूइंग ऑडिट हु हैव ऑब्टेन लाइसेंस। यानी कि अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता तब वक्त ये कि वो अपना एक लाइसेंस ले ICAP से। फॉर द पर्पस दीज आर नोन एज द प्रैक्टिसिंग मेंबर्स। जो लाइसेंस लेंगे ऑडिट करने के लिए उनको क्या कहेंगे? प्रैक्टिसिंग मेंबर। मैनेजमेंट ऑफ ICAP, ये आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ICAP है क्या इटसेल्फ, तो उसकी जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है। द प्रेजिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्रेटरी हु फंक्शंस अंडर द डायरेक्शंस ऑफ काउंसिल। यानी कि काउंसिल ऊपर होती है और वो अपना एक सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस इज़ असिस्टेड बाय, इसकी असिस्टेंस कौन कौन कर रहा होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि हेड होता है, जिसको जो है अपनी काउंसिल मुंतखब करती है। इसके जो अंडर काम कर रहे होते हैं, जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है जो सारे मामलात जो रूल्स वगैरह के साथ फॉलो करना या ये सारे मामलात उसको लुक आफ्टर कर होता है। इसके अलावा डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज होता है, डायरेक्टर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लायंस होता है, डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है और डायरेक्टर एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर भी होता है नात का। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूड पर्सनल मैनेजमेंट
financial management, office administration, publications, information system, conducting and informing secretarial functions for the council and executive committee meetings. इसके अलावा जो है नोइंग दी ऑडिट प्रोफेशन एंड अदर सर्विसेज के जो प्रोफेशन है ऑडिट का, इसके बारे में कुछ ऑडिटिंग फर्म्स डू नॉट डिस्क्राइब देमसेल्फ एज ऑडिटर, यानी कि जो ऑडिट करने वाली फर्म्स होती हैं वो अपने आप को ऑडिटर्स नहीं पहचान करवाते, बल्कि दे डिस्क्राइब देमसेल्फ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो ऑडिटर नहीं कहते अपने आप को बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। ऑडिटिंग फर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ अकाउंटेंट्स हु परफॉर्म ऑडिट्स फॉर देयर क्लाइंट्स, तो जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने क्लाइंट्स के लिए अलग से ऑडिट करती हैं। दे आल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज, ये जो ऑडिटर्स होते हैं या जो ऑडिटिंग फर्म्स होते हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अलग भी काम करते हैं। द स्मॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स स्पेशली मे स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर अदर सर्विसेज देन ऑन ऑडिटिंग, मतलब ये कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एक ऑडिटिंग फर्म बनाते हैं उनका काम सिर्फ ऑडिट करना नहीं बल्कि इसके अलावा वो और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ऑडिट करना तो एक छोटा सा फंक्शन होता है उनका। दी अदर सर्विसेज में इंक्लूड, उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, राइटिंग अप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि वो किसी भी बिज़नेस के अंदर जाके बुक कीपिंग कर सकते हैं, मतलब को बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, इसके अलावा वो बुक्स अकाउंट्स पे लिख भी रहे होते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो बैलेंस शीट वगैरह बनाना। इसके अलावा प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, टैक्स का जो मामलात होते हैं वो, स्टेचुटरी फॉर्म फिलिंग हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विसेज वो दे सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड सिस्टम कंसल्टेंसी की उनकी सर्विसेज हो सकती हैं। इसके अलावा लिक्विडेशन एंड रिसीवरशिप का काम हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, कोई फ्रॉड वगैरह का जो हो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये तो आज हमने सारा का सारा जो है एक ऑडिटर अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसके मेन जो है इनिशियल फेज़ में वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या काम कर होता है, ऑडिट एक प्रोफेशन कैसा है, आई कैप के बारे में आज हमने पढ़ा। तो ये सारी की सारी एक बेसिक बातें थी, छोटी छोटी बातें थी। इनको जब आप याद कर लेंगे तो ऑडिट फर्दर जब 1 बाय 1 हम चलते जाएंगे तो ऑडिट सब्जेक्ट को आप यूँ समझेंगे कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल तो बिल्कुल है ही नहीं। बस बात ये है कि सादा तरीके से हम पढ़ते जाएँ, समझते जाएँ और जो है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है वो सोचें किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने माइंड में रख के कि वो ऑडिट वगैरह कैसे करती हैं। तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, साथ अंडरस्टैंड करते जाएं तो आपको जो है प्रैक्टिकल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी का नहीं है। बीकॉम पे की जो बुक्स वगैरह होती थी वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, जब ये आप कर लेंगे तो आपका माइंड इतना खुल चुका होगा कि वो बेसिक बातें आप बिल्कुल आराम से कवर कर जाएंगे। और वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, एक ऑडिटर का जो मेन मकसद होता है या ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक मकसद होता है, वो मेरा जो मेन मकसद है वो आपको समझाना, यानी कि कंसेप्ट आपके क्लियर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।